नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप लोग अगर सारे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा हर चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराता हूं, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि एग्जाम में किस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो जेई मेन में प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उन सबको डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम नीट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबको डिस्कस करेंगे। देखो, जो जेई की तैयारी कर रहा है वो ऐसा ना सोचे कि मैं नीट का नहीं देखूंगा। वो जेई और नीट दोनों का क्वेश्चन देखे, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं और एक दूसरे में रिपीट होते हैं। देखो, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं रिपीट होता, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रिपीट होता है, आप देखोगे। और जो नीट वाले हैं वो जेई मेन का तो क्वेश्चन सॉल्व करें ही करें, क्योंकि अभी जिस लेवल का कंपटीशन है नीट वाले मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका जेई से कॉपी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बोलता हूं कि अगर आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो किसी चैप्टर का, सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करिए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आई होप आप ये सब बातों को नोट रखोगे, जो बहुत ही जरूरी है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नीट 2023, जिसको मणिपुर ने ऑर्गेनाइज किया था इस बार के पेपर को, उसने इस साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको रीड करोगे ना, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा आप तुरंत कर दोगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप तुरंत इसमें गलती कर दोगे। एक कह क्या रहा, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस एसी, एक इंक्लाइंड सरफेस एसी पे रखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है 1/√3। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द नेट फोर्स इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक विल बी। देखो, ये कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है और उस एक फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इस ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स लगेंगे उसको बताना है। देखो याद रखना, नेट फोर्स। अब देखो यार, जब भी नेट फोर्स पूछे ना और फ्रिक्शन सरफेस है, सरफेस पे फ्रिक्शन है, सबसे पहले आप वो एंगल निकालना जिस एंगल पे है, क्योंकि क्या वो मूव करेगा कि नहीं वो आपको तभी पता चलेगा ना। अगर आप वो एंगल नहीं निकालोगे जो शॉर्टकट है, कितने लोग क्या करेंगे ना, सीधा जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे एफबीडी बना देंगे। चलिए एफबीडी के थ्रू आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में कैसे मिस्टेक्स होती है। 30 डिग्री, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास आएगा mg, और यहाँ से क्या आएगा 30 डिग्री, इधर आपका आएगा mg, सॉरी इधर आएगा n नॉर्मल, और इधर आपका आएगा mg साइन 30। अब इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इस पे अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका F के बैकवर्ड लगेगा, और F की वैल्यू क्या होती है, म्यू n। म्यू की वैल्यू दी है, n है, और इसका जब आप करोगे तो क्या निकल के आएगा, mg cos थीटा। तो हमने इतनी बार किया है, आपको रट गया होगा। तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालने के पहले अगर हमें नेट फोर्स पूछता, समेशन ऑफ F इक्वल टू आप क्या करते, mg साइन 30 माइनस म्यू mg cos 30। आप कुछ ऐसे करते, जो कि आपका टोटली रॉन्ग है। आप इसको निकालने के पहले देखो, नीट वाले ने क्वेश्चन पूछा था, इतना इजी तो पूछेगा नहीं, उसने इसमें एकदम इजी कॉन्सेप्ट यूज किया था। लोग इसको निकालेंगे सीधा आंसर पुट करेंगे और ये पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, सबसे पहले आप चेक करना कि क्या एंगल ऑफ रिपोज में मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल एंगल ऑफ रिपोज इस एंगल से कम हुआ तो आपका बॉडी मूव नहीं करेगी, उसी सरफेस पे ही रहेगी। तो म्यू दिया है, सबसे पहले आप एंगल ऑफ रिपोज चेक कीजिए।
म्यू इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 1/√3। जब यहाँ आपको बताया था ये डिराइव करके tan 30 इक्वल टू क्या होता था, tan 30 की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे 1/√3, ये आपका tan 30 की वैल्यू आ गई। और आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज म्यू जो थीटा था, ये म्यू इक्वल टू tan थीटा आ गया। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, तो क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा? अगर ये एंगल जब इससे ज्यादा होगा, जो ये 30 डिग्री आया है, ये ब्लॉक तभी मूव करेगा नीचे, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज जो एंगल आपका दिया है उसके बराबर है, तो ये क्या आंसर आएगा, द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक नीचे आएगा ही नहीं, और जब ब्लॉक नीचे नहीं आएगा तो उस पर क्या फोर्स आएगा, तो उस पे जो समेशन ऑफ एफ नेट आएगा वो आपका निकल के आएगा 0। देखो गलती कैसे होगी, पहले मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया, फिर उसका सही सोल्यूशन क्या है वो आपको दिखाया। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम घुमा के पूछता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट जरा सा भी गलती किया तो आप +4 की जगह -1 आपको मिल जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, किसी भी चैप्टर को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसके कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी नीट 2023 में आया हुआ है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या डेटा पूछ रहा है, फिर इसको हम निकालते हैं। तो ये कह क्या रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑन द कार remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको बनाइए, एक कह क्या रहा है, मान लेते हैं एक आपका कार है, ये आपकी एक कार है जो एक एक्सेलरेशन से जा रही है, इधर मूव कर। अब इसमें एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है, और जिस फ्लोर पे ब्लॉक रखा हुआ है इसका म्यू आपको दिया है कितना, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.15। 0.15 आपसे पूछ रहा, आप देखो जब ये फ्रिक्शन सरफेस पे है तो एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और आपसे पूछ रहा है कि इसका मास भी दिया है m, मान लेते हैं, हमने मान लिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाए कि जो ब्लॉक है बिल्कुल भी इससे डिटैच ना हो। देखो क्वेश्चन में वही पूछा है, द द कार रिमेन्स स्टेशनरी, आपको वो बताना है फ्लोर के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, जो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो इसके अपोजिट में लगेगा, तो एफ एस इक्वल टू क्या होगा, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ एस जो सरफेस पे लग रहा है, और एफ एल जो इस पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन आएगा ए मैक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, एफ एस आप सॉरी, एफ एल आपका फ्रिक्शन फोर्स है जो सरफेस पे लगा रही है, तो यहाँ से आपका एफ एल की वैल्यू क्या आएगी, म्यू, और एन होता है इसका एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो म्यू एम जी इक्वल टू एम ए मैक्स। ये समझ में आया कि नहीं आपको, ये एकदम इजी है। मैंने एफ इक्वल टू म्यू एम जी, सॉरी, एफ इक्वल टू हमने म्यू एम जी रखा हुआ है, म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए मैक्स की वैल्यू निकल के क्या, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में भी कराया था। ए मैक्स की वैल्यू निकल के आई म्यू जी, तो ए मैक्स की वैल्यू आप रख दीजिए, म्यू की वैल्यू है कितना 0.15, और जी की वैल्यू दी है 10। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे निकल के आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना इजी हमने इस क्वेश्चन को किया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, क्या करें, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। जो इस पे है वो आपका स्टेशनरी रहे, कार को कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलाएं कि यहाँ से झटक के दूर ना जाए, जो आपसे पूछ रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो पीछे भागने लगेगा, जाएगा कि नहीं, आपने देखा होगा कि अगर किसी कार में आप एक बॉक्स या कुछ भी रखे हो, ज्यादा एक्सेलरेशन करो तो पीछे भागने लगता है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। देखो मेरा मेन मोटो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कि आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, बाकी तो क्वेश्चन में डेटा केवल चेंज होता है।
आप एक बार कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाना सीख गए तो सारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप कर दे जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में कौन-सा गलत है, सही नहीं गलत बताना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कब कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्चुअल अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। आप ज़रा-सा भी वीक रहे तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो चलिए एक-एक को रीड करते हैं और समझते हैं। पहला ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जब मैंने फ्रिक्शन चालू किया था, अगर कोई सरफेस पे रोल कर रहा है और कोई इस पे ऐसे दोनों मूव कर रहे हैं, तो आप ही बताइए ना फ्रिक्शन किस पे कम लगेगा, किस पे ज़्यादा? अगर इस पर एफ स्लाइडिंग है और एफ रोलिंग है, तो किस पे कम किस पे ज्यादा? इसका देखो जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में है वो कम है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कम आएगा रोलिंग पे। और जो स्लाइडिंग का है इसका ज्यादा एरिया आप कांटेक्ट में है, इसको फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आएगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया था कि किसी बक्से को ढकेलना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर किसी रोलर को हम ढकेले तो ढकेलना इजी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है एफ आर, ये आपका किससे छोटा होता है? एफ एस से। ये तो बिल्कुल सही हुआ। दूसरा ऑप्शन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। आपने देखा होगा जो इसका ये कोई ब्लॉक रखा हुआ इधर आता था एम जी, इधर आएगा एन, मान लेते हैं इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिखते थे? म्यू एन। तो यहाँ से जब म्यू हटा देते एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता था? नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये तो बिल्कुल सही है। देखो कितना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे ना आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन को एनालाइज किया करिए कि इस पे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो ये पूछ सकता है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, जब तब आपका दिमाग चलना चालू होगा। थर्ड पॉइंट है फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही है। अगर देखो मान लो ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका किधर आता है? फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर इस डायरेक्शन में से जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपका रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये भी सही है बिल्कुल। अब गलत कौन होगा? जब तीनों सही हो गए चौथा गलत होगा आपको भी पता है, लेकिन उसका हम एनालिसिस करेंगे पहले। है क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायमेंशंस ऑफ द लेंथ। देखो पहला चैप्टर से जाके पूछा है, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने जहां डायमेंशन सिखाया था। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। चलिए उसको भी करके दिखाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू एन। एफ की डायमेंशन क्या होती है फोर्स की? एम ए होगी। एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो ना, और एम की क्या होती है? एम ए की होती है एल टी माइनस टू। जब इसको हम करेंगे एम एल टी माइनस टू, यही होगा ना, इक्वल टू म्यू। और एम भी आपका नॉर्मल रिएक्शन है, एक टाइप का फोर्स है, एम एल टी माइनस टू। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो एंड टी के पावर जीरो। तो म्यू क्या आया आपका? ये आपका है डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। इसको आप याद रखना है, क्वेश्चन में फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया है। तो इसमें से गलत कौन हुआ? ये बोल रहा है डायमेंशन होता है, लेकिन ये तो डायमेंशन लेस है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस पे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिर से आपको रिकॉल करा दिए। अगर आपको डिटेल में समझना है, मैंने फ्रिक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप वहां से जाके विजिट कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन AIPMT 2007 में पूछा गया, जो अभी नीट कर दिया ना सेंट्रल वाला। पहले एक सेंट्रल और हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते थे, तो उसमें जो सेंट्रल देता था उसको AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मॉक टेस्ट ऐसा करके। ये उसमें 2007 में पूछा गया है फ्रिक्शन का। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो दो चैप्टर का मिक्सअप है आपका, काइनेटिक्स सॉरी काइनेमेटिक्स और इसका लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, तीन चैप्टर का मिक्सअप है। अगर आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है? अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरीली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। कोई एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पे v वेलोसिटी से पुश किया जा रहा है। बोल रहा है इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
यहाँ पे म्यू है इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, किसके किसके बीच, सरफेस और ब्लॉक के बीच। आपसे पूछ रहा है ब्लॉक विल बी कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम बाद आपका ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको काइनेटिक्स आना ही चाहिए। अब इसको आप विजुलाइज कैसे करोगे? अगर मानो ये कोई ब्लॉक है, भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा है, तो ये क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को कम करना चालू करेगा कि नहीं? फोर्स पीछे, अब देखो आप आगे भागना चाह रहे हो और पीछे से कोई खींच रहा है और पीछे वाले का बल अगर ज्यादा है तो कुछ ना कुछ दूर पे जाके आपको रोक लेगा कि नहीं? तो वही आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये इसको रोक देगा, मतलब वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। कितने टाइम बाद आपका यहाँ पे आके वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिखते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया है जिसको ले लेते हैं v। अब आप ध्यान से देखो, जब ये रेस्ट में बात कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी जीरो। देखो यार, अगर फ्रिक्शन चाहिए मतलब एक्सेलरेशन तो चाहिए ही होगा, अगर टाइम चाहिए तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने की बंदोबस्त करते हैं। तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। जब ये सरफेस पे रखा गया है एन आएगा, इसका कुछ वेट होगा एम जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एन की वैल्यू क्या होगी? म्यू एम जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलो। अब ए इक्वल टू क्या आएगा? आपका जो रिटार्डेशन मोशन है, जब इसको हम समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए करेंगे, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए करेंगे तो एफ की वैल्यू अपना फ्रिक्शन फोर्स है, एफ इक्वल टू एम ए, और एफ की वैल्यू है म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। देखो मैं हर फार्मूले में आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं। मैं चाहूं ए इक्वल टू म्यू जी लिख सकता हूं, लेकिन आप दो तीन बार जब दिखा दूंगा आपको आइडिया आ जाएगा कि आ कैसे रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए अगला निकालते हैं इसका टाइम। टाइम के लिए हम क्या करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो अपने को यहाँ एक्सेलरेशन पता है म्यू और g के टर्म में, g की वैल्यू पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। जीरो इक्वल टू ये क्या आएगा? अब देखो अवमंदन हो रहा है पीछे की तरफ, तो साइन क्या हो जाएगा? अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव देते थे, अगर अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और u की वैल्यू कितनी है? v माइनस ए टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। और t इक्वल टू क्या निकल के आएगा? v बाई ए। और जब a की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो t इक्वल टू निकल के आएगा v बाई म्यू जी। आपसे यही टाइम पूछ रहा था, v और म्यू के टर्म में जो हमने निकाल लिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? t इक्वल टू v बाई म्यू जी, फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करोगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। एग्जाम में यार एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। लोग फार्मूला रट देते हैं इसलिए एग्जाम्स नहीं निकलता। सबसे पहले आप डेटा को रीड करिए, क्या पूछ रहा है उसको समझिए और ट्राई करिए कि उसका एक विजुअल इमेज क्रिएट करने का। शुरू में तो आप कॉपी पे क्रिएट करिए, लेकिन आप जब इसके 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे ना, तो इमेज आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये AIPMT 2004 में आया हुआ है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इज बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, एंड द टेबल एज शोन इन द फिगर। जो इस सरफेस का म्यू है, म्यू की वैल्यू है आपका 0.2 जो यहाँ पे दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी। ये ब्लॉक बी का कितना मैक्सिमम मास हो सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, तो ये दोनों ब्लॉक मूव ना करें। द स्ट्रिंग एंड द पुल्ली आर अज्यूम टू स्मूथ एंड मासलेस। तो आपके सिलेबस में यार पुल्ली और ये अक्सर मासलेस ही आएंगे आपके जो सिलेबस में है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं? ये मान लेते हैं नीचे की तरफ देखो मूव कर रहा है, मान लेते हैं नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है।
अगर ये ए से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या नाम दे देते हैं, ए बी, और ये इधर आ रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। अभी सेम है, अलग है, वो हमको नहीं पता है, इसलिए हमको नहीं मालूम है ये किससे जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले एफ बी डी बनाओ, एफ बी डी ऑफ ए। जब आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, ए का ए, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ये सरफेस पे रखी हुई है तो ये नॉर्मल एक जनरेट करेगी, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम एन से लिख रहे हैं। नीचे इसका वेट आएगा एम जी, किसका है, ए का, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और देखो अगर इधर टेंशन टी लगा के खींच रहा है, इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जिसको मैं एफ के से लिख रहा हूं। आई होप यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। यहां से जब आप एफ के की वैल्यू निकालोगे, एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, तो म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी ए, किसका हुआ, एफ के का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम बी का बनाते हैं, एफ बी डी, एफ बी डी ऑफ बी। बी पे क्या क्या लग रहा है, आप यहां देखो, बी पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और डाउनवर्ड की तरफ एक इसका वेट लग रहा है। तो चलिए, टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग एक ही है ना, इसलिए हमने माना है कि उस पर पूरा टेंशन टी है। नीचे आपका एम जी बी। अब यार देखो, जब ये नीचे आ रहा है, इस पे क्या फोर्स लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एम ए और एम बी लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। उसी को हम यहाँ लिखते हैं। पहले हम ए के लिए लिखते हैं। ए के लिए आप समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लिखिए। ए के लिए जब ए के लिए लिखोगे तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब टी, यही होगा ना आपका, टी माइनस एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी ए इक्वल टू एम इंटू ए, किसका एक्सेलरेशन, ए का। इसी तरह जब आप बी का लिखोगे तो बी का क्या निकल के आएगा, टी इक्वल टू, आपका बी देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो एम जी बी माइनस अगला फोर्स क्या है, टी इक्वल टू एम ए बी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यार, इसमें बोला क्या है, आपका जो है मूव ना करे, और मूव ना करे तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन आपका जीरो होना चाहिए अगर मूव नहीं करेगा इन दोनों में, चाहे वो ए बी हो चाहे ए हो। क्यों, क्योंकि ब्लॉक विल नॉट मूव। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे पकड़ना है, इसीलिए दिया हुआ था। अब जब ऐसा आ गया तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू म्यू एम जी ए लिख सकते हैं कि नहीं, ये से टी इक्वल टू म्यू एम जी ए, और दूसरे से हम क्या लिखेंगे, दूसरे से टी इक्वल टू मास ऑफ बी हमसे पूछा जा रहा है, मास ऑफ बी पूछा जा रहा है इनटू जी। यहां मास ए लिख देते हैं, यहां आप चेंज कर देना ए को ऐसे, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये दोनों। अब देखो, जब मूव नहीं कर रही है तो क्या ये टेंशन टेंशन बराबर है कि नहीं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब देखो टी टी बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर होना पड़ेगा, इक्वल टू एम बी इंटू जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जी से जी गया। एम बी इक्वल टू क्या आया, मास ऑफ बी आपका निकल के आया म्यू इंटू एम ए। तो एम बी निकालने के लिए म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.2, एंड मास ऑफ ए का कितना दिया हुआ था, 2 kg, यही दिया है ना 2 kg। यहाँ डाल दो 2 kg, तो मास ऑफ बी निकल के आया है आपका 0.4 kg। देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। इस कॉन्सेप्ट को कुछ नहीं था, एकदम बेसिक्स था। आप इसका एफबीडी बनाइए, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बस यहीं पे ट्विस्ट है, सो दैट टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। अगर वे मूव नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका जीरो आएगा। देखो एक रखा हुआ, आपसे बोल रहा कि यहाँ कितना मास लटका दें कि नीचे न जाए, तो कितने केजी का लटकाएंगे, नीचे नहीं जाएगा, 0.4 केजी तक ये बियर कर सकता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार जाके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2002 में आया हुआ और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सॉल्व कर दोगे ये सब क्वेश्चन को। यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को, इसलिए आपको टाइम लगता है। आप पेशेंस के साथ अगर वीडियो पे आए हो तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप 30 टू 40 मिनट एक्सपेंड करके जाओगे, इस टाइप के एग्जाम में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको इजीली कर दोगे, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फार्मूला नहीं रटवाता। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये एम दिया है यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये है आपका म्यू। म्यू इक्वल टू 0.5। फिर बोला इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट। आपसे बोल रहा है कि अगर इस पे एक 100 न्यूटन का बल लगा के खींचा जाने लगे तो ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए हैं। चलिए फिर से करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज है। आप सॉल्व को पहले देखो यार, जब क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। जब ना हो तो मैं तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूं, फिर आप देखिए। नहीं तो आप देख लोगे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लेते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास है एम। एम की वैल्यू कुछ दी है? हाँ दी है। कितनी दी है? 10 kg। अब जब यार देखो ये सरफेस पे रखा हुआ है, म्यू की भी वैल्यू दी है। म्यू की वैल्यू आपको दी है 0.5। अब जैसे ही फ्रिक्शन एक क्या ये रखा हुआ एक आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट आएगा नीचे की तरफ mg। अब इस पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है कि एक किस एक्सेलरेशन से जाएगा, आपको इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका अपोज करने के लिए क्या आएगा? एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। उस फ्रिक्शन को नाम देते हैं एफ के। और एफ के की वैल्यू क्या होगी? एफ के की वैल्यू आपकी होगी, क्या होता है? म्यू एन होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ के की वैल्यू यहां से हम क्या डाल सकते हैं? एफ के की म्यू तो म्यू ही रहेगा, और एन की वैल्यू क्या आएगी? एम जी। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप बताइए। कुछ नहीं है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एफ के की वैल्यू आई, म्यू की वैल्यू आप पुट करो। एफ के म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। एम की वैल्यू है 10। और जी की वैल्यू कितना लेने को बोला है? जी की वैल्यू लेने को बोला है 10। कुछ नहीं दिया, हम कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं। एफ के इक्वल टू निकल के आया अपना कितना? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो यार देखो इधर 100 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ पे कितना निकल के आया है आपका? यहाँ पे निकल के आया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन से इस तरीके खींचा जा रहा है, तो इधर फोर्स ज्यादा है तो ये तो अपनी तरफ खींच ले जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है किस एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यहाँ मैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ कि नहीं? मान लेता हूँ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो समेशन ऑफ एफ किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इसको हम चलो नाम दे देते हैं एफ। एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। यहां से 100 माइनस 50 इक्वल टू 10 इंटू ए। ए की वैल्यू निकालेंगे 50/10, और जब 50 में 10 का भाग देंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना इजीली इस क्वेश्चन को हमने कर दिया यार। इस क्वेश्चन में कुछ भी था? कुछ भी नहीं था। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको फोर्स को बैलेंस करने आना चाहिए। देखो मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, जो काइनेटिक्स और लॉ ऑफ मोशन है, आगे आने वाले कोई भी चैप्टर होगा आप एकदम इजीली क्वेश्चन को कर दोगे। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करने आपको आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो एक क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और कह क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है which of the following is the maximum acceleration of the bus in which a box lying on its floor will remain stationary। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, 2-3 क्वेश्चन पहले आप देखोगे सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है।
कह क्या रहा है आपको, given that the coefficient of static friction between the box and bus floor is 0.14 and g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि एक बस है, बस में एक बक्सा रखा हुआ है, बक्सा और बॉक्स के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है वो 0.14 है। आपसे पूछ रहा है बस को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलाएं कि वो बक्सा स्लिप ना हो, वही आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी कराया है, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार जाके खुद से ट्राई करिए। अगर खुद से बन जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, आप उससे एनालाइज करिए कि किस वजह से आपका प्रॉब्लम हुआ है। सपोज अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता और आपसे ना बनता तो क्यों नहीं बना, उसी का आप एनालिसिस कीजिए। ऐसे ही जब हर क्वेश्चन में एनालिसिस करना जिस दिन आप शुरू कर दोगे ना, उसके 2 महीने बाद आप देखोगे आप में कितना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक बस है, बस आपका मूव कर रहा है और इसमें एक बॉक्स रखा हुआ है इस सरफेस पे, और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब देखो यार, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करेगा तो इस पे क्या लगेगा, ये आपका एक्चुअली स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है। यहाँ जो जो दिया है लिख देते हैं। जो इसके बीच का सरफेस का है म्यू, म्यू इक्वल टू दिया है 0.14, म्यू इक्वल टू 0.14, और जी की वैल्यू आपको लेने को बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया, तो मास मास से तो कट जाएगा, हमने देखा इसलिए वो नहीं दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इसको कितने एक्सेलरेशन से बस को भगाए कि यहां से स्लिप ना मारे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, जब फ्री बॉडी डायग्राम हम ब्लॉक का बनाएंगे तो जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक पे बैक साइड में क्या आएगा आपका, बैक साइड में आपका एक स्यूडो फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स अगर इसका मास हम m मान ले तो ये होगा m इंटू ए, होगा कि नहीं। तो चलिए हम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। अब देखो इस पे क्या क्या लगेगा, एक तो ये फ्लोर पे रखा हुआ है, इस पे इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अगर मास m है नीचे की तरफ mg आएगा, और इधर आपका स्यूडो फोर्स आ रहा है, स्यूडो फोर्स निकल के आ रहा है आपका एम ए। और क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन फोर्स की आपको डायरेक्शन बतानी है। देखो हमने अभी ये ले लिया स्यूडो फोर्स, अब हमें ये किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हम ब्लॉक का बना रहे हैं क्योंकि हम स्यूडो फोर्स लाए। अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका अपोज करने आपका क्या आएगा, इसका अपोज करने आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर एफ एस। देखो ये डायरेक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फ्रिक्शन फोर्स हमने लाया क्यों। देखो ये फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर ऑफ द बस, बस विल अपोज द स्लीपिंग ऑफ द बॉक्स ऑन द फ्लोर। तो ये समझ में आया ना डायरेक्शन आपको इधर मैंने क्यों डाला। जब हमने स्यूडो फोर्स लगाया आप इसको पूरा भूल जाइए, केवल इस पे फोकस करिए। इस पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको अपोज उसके अपोजिट में करेगा, जो हमारा फ्रिक्शन का डेफिनेशन है। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले एफ एस, जो सरफेस पे फोर्स लग रहा है एम ए मैक्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अभी हमने किया था। फिर एफ एस इक्वल टू जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन, एक ही फोर्स लग रहा है ना। आप देखो एफ एस इक्वल टू हम इसका निकाल रहे हैं, एक मिनट कैपिटल कर दें, इसको हम स्मॉल कर देते हैं। एफ एस इक्वल टू म्यू एन, जब इसको करेंगे आएगा म्यू एम जी। यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो जब इस दोनों का आप कंपेयर करोगे, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, इसको हम बाद में डालते हैं। यहां से जब हम डालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम ए मैक्स इक्वल टू म्यू एम जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। एम से एम कैंसिल, ए इक्वल टू निकल के आएगा। देखो यहाँ मैंने एफ अभी नहीं दिया, अभी हम एक्सेलरेशन के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसको हमने कैसे, देखो स्यूडो फोर्स जब लगता है स्टेशनरी में लगता है, यहाँ ये मूवमेंट अब नहीं कर रही है, स्यूडो फोर्स आ गया है,
इसलिए हम इसको ऐसा लिखे हैं। तो ए इक्वल टू निकल के आएगा म्यू जी। ए मैक्स है आपका ना, ए मैक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही आपका ए मैक्स आया, म्यू की वैल्यू पुट करिए 0.14 इंटू 10, ये निकल के आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा? ये पता है हमने समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए क्यों किया? यहाँ जब हमने इसका बनाया, ये रेस्ट में है, स्लिप नहीं कर रही है, ए इक्वल टू 0 है, तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए हमने उसका डाला। आप एनएलएम से मत जाना। यहाँ आपका को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बैलेंसिंग इन वाइट डायरेक्शन, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बोलोगे क्या कंफ्यूज आप होगे। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स को बैलेंस किया। तो एक था आपका एम ए मैक्स, दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। जब उसको बैलेंस किया तो आपका आया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका निकल के आया है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 1.4, सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। कुछ नहीं था यार, जो फोर्स था उसको दिखा देना है, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन आना चाहिए दिखाने। और जो हमने स्यूडो लाया क्वेश्चन में बोला है कि स्टेशनरी रहे, इसलिए हमने उस पर एक्सेलरेशन नहीं लगाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि लड़के इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो भी स्टूडेंट लोग हैं, कि इसको कैसे सॉल्व करें, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या लें, ये कैसे कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ स्टेशनरी बोला है, और जब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन थ्योरेटिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट किस लेवल का है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आंसर ठीक आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं आया तो मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूं, आप देखिए कि मिस्टेक्स कहां से हुई आपकी, और वो मिस्टेक दोबारा ना रिपीट हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्लाइडिंग। देखो पहले क्या कह क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्शन ये सब के बारे में नहीं पूछ रहा है, वन मैग्नीट्यूड। तो कौन सी वैल्यू कैसे होगी वो आपको बताना है। पहला क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये हमने देखा था ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होगा आपका? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको ये कर्व याद है ना, हमने एक एफ वर्सेस एफ एक कर्व बनाया था, कुछ इस तरीके से जाता था, फिर ऐसे जाता था। यहाँ पे आपका क्या आता था? स्लाइडिंग आता था, फिर आपका यहाँ पे काइनेटिक आता था, और ये आपका लिमिटिंग आता था। आई होप आपको ये याद होगा। जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बना दिया हूँ। अगर आपको ये ग्राफ डिटेल में देखना है तो आप जाइए फ्रिक्शन के प्लेलिस्ट को, सारे वीडियो को देखिए। देखिए आपको फ्रिक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इस लेवल का मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से ज्यादा होता है, और हमने अभी देखा। और रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन का क्या रहा है? सॉरी, ये तो आपका गलत है ना, एक मिनट भी क्या कर, देखो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, और ए है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। अब आप बताओ, स्लाइडिंग और रोलिंग में तो हमने देख लिया है, तो रोलिंग जो होगा वो सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा आपका क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां देखो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन यहां तक है, इसके बाद जब मोशन होना चालू हुआ, फ्रिक्शन आपका डिक्रीज होना चालू हुआ, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हुआ? सीधा सीधा गलत हो गया। समझ में आया ना? यहाँ मैंने ग्राफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ग्राफ अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप जाके एक बार पूरा डिटेल में इसको देखिए। सेकेंड पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब जब स्टैटिक यहाँ मैक्सिमम पे पहुंचा, इसके बाद हम जरा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये डिक्रीज होना चालू होगा, मतलब ये हमारा स्लाइड होना चालू होगा जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। अगला रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन होता है।
एक ही ऑप्शन सही पूछ रहा तो आ गया है, लेकिन हम इन सबको भी डिस्कस कर देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इक्वल टू रोलिंग फ्रिक्शन। देखो यार, ये है आपका स्लाइडिंग और ये है आपका रोलिंग। तो देखो ना, क्या ये फ्रिक्शन कभी इक्वल होंगे? एफ आर इक्वल टू एफ एस कभी नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सेकंड। तो अगर यार ये आपको ग्राफ नहीं पता रहेगा और ये ग्राफ हमने प्लॉट कैसे किया था, वहाँ क्वेश्चन देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी आपको दिखाया था, ये कैसे इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो एक बार जाके एटलीस्ट जो बेसिक आप फ्रिक्शंस लिया है उसको देख लीजिए। नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे, आप क्वेश्चन तो बना लोगे लेकिन वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो ये दोनों तो आपका गलत ही है। आई होप आपको ये जो मैंने 8 क्वेश्चन आज डिस्कस किए, इनके कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इतने भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया ना, जितना मैंने कल डिस्कस किया था और आज और सारे कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी क्लियरिटी उतनी ज़्यादा आएगा और उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। मेरा लेक्चर देने का एक ही मोटो होता है कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते, जिस कारण वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। तो इस चैनल पर मेरा टीचिंग करने का यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सकूँ, ताकि उनके लिए कंटेंट और मनी कोई बाधा ना बने। जो भी पैसे की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हो, इस वीडियो को आप एक बार देख के तो देखिए। जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया होगा कहीं कोचिंग लेके, वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको जरूर समझ में आ रहा होगा कि मैं किस लेवल का प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए आप ट्रस्ट करके सारे वीडियो को देखिए, और आपके लिए मैं देखो प्रीवियस ईयर इसीलिए लेके आता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है कहीं मैं उससे हटके तो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आपके एग्जाम रिलेवेंट है कि नहीं, उसके लिए मैं ये सब लेके आता हूँ। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए लेक्चर के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।